हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है whooping कफ, जिसको हम अदर नेम से भी जानते हैं पर्ट्यूसिस, और इसको 100-डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसको 100-डे कफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लक्षण जो होता है महीनों तक चलता रहता है। whooping कफ क्या है? whooping कफ जो है ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है वर्डटेला पर्ट्यूसिस। वर्डटेला पर्ट्यूसिस ये बैक्टीरिया है जिसके वजह से whooping कफ दिखने को मिलता है। ये ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका एज 6 मंथ से कम होता है उनमें ये ज़्यादा दिखने को मिलता है। साथ ही साथ जिनका एज 11 से 18 साल का है उनमें ये देखने को मिलता है। ये पर्ट्यूसिस नाम का जो बैक्टीरिया है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के वजह से फैलता है। जब भी कोई पर्सन छींकता है या खांसता है तो उसके जो बूंदें होती हैं वो हवा में फैल के अदर पर्सन को हार्म करता है, अफेक्ट करता है। इसका एक ही इलाज है, अगर हम इसका इम्यूनाइजेशन करवाते हैं तो इससे हम लोग बच सकते हैं। whooping कफ इज ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस। whooping कफ को हम लोग पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। ये एक हाईली कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। द डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया वर्डटेला पर्ट्यूसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम है वर्डटेला पर्ट्यूसिस जिसके वजह से whooping कफ दिखता है। इसके मेन कारण क्या है, किसके वजह से किसी भी पर्सन को whooping कफ होता है? इट इज ए सीरियस डिजीज दैट कैन काउज ए परमानेंट डिसेबिलिटी इन इन्फेंट और इवन डेथ। अगर किसी भी बच्चे को whooping कफ हो जाता है तो इसके वजह से विकलांगता, परमानेंट विकलांगता और साथ ही साथ इन्फेंट के अंदर डेथ भी देखने को मिलता है। When an infected person sneeze, cough, tiny droplet containing bacteria move through air and disease is easily spread from person to person। कहा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन को ऑलरेडी पर्ट्यूसिस है तो जब वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके वजह से उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो उनके ये होने की चांसेस जो होती हैं बढ़ जाती हैं। द इन्फेक्शन यूजुअली लास्ट 6 वीक्स। ये इन्फेक्शन जो होता है कम से कम 6 वीक तक देखने को मिलता है। whooping कफ कैन अफेक्ट पीपल एनी एज। किसी भी एज में ये whooping कफ जो है पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो, एज हो या ओल्ड एज हो। Now that most of the children are immunized before entering a school, higher percentage of cases are seen among adolescent and adult। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र अभी 7 साल से कम है, 6 साल से या 6 मंथ से कम है। उन लोगों में whooping कफ का इम्यूनाइजेशन करवा दिया जा रहा है ताकि ये स्कूल में जाके और अदर बच्चे को अफेक्ट ना करे। सो जो एडोलेसेंट एज है और एडल्ट एज के जो पीपल हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको किसी बस तरह से इम्यूनाइजेशन जो है वो नहीं लग पाया है, छूट गया है, और उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो गया है, जिसके वजह से एडोलेसेंट और एडल्ट एज में ये पर्ट्यूसिस मीन्स whooping कफ दिखने को मिलता है। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्ट्यूसिस इज इम्यूनाइजेशन। अगर हमें पर्ट्यूसिस से बचाव करना है तो इसका एक बेस्ट यही तरीका है कि हम उसका इम्यूनाइजेशन करवाएं, टीकाकरण लगवाएं। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कफ। द डिजीज स्प्रेड लाइक एंडेमिक इन द वर्ल्ड। ये महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में एपिडेमिक के तौर पे ये फैल रहा है। डिजीज कॉमनली occur in infant, smaller children and more than half of the पेशेंट आर बिलो 2 ईयर एज। कहा जाता है यहाँ पे जो शिशु हैं और जो स्मॉलर चिल्ड्रेन हैं, साथ ही साथ जिनका एज 2 ईयर से कम है, उनमें ये whooping कफ डिजीज जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। डिजीज occur ड्यू टू डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लॉथ और अदर मटेरियल polluted by respiratory secretion transmit disease to indirectly। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा यूज किया गया क्लॉथ या कोई भी ऐसा सामग्री जो वो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है या फिर उसका स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके वजह से जो हेल्दी पर्सन अगर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, उनको भी इनडायरेक्टली वे में पर्ट्यूसिस होने की चांसेस रहती हैं।
द डिजीज आर स्प्रेड मोर कॉमनली इन द लो इकोनॉमिक ग्रुप। ये डिजीज जो है ज़्यादातर लो इकोनॉमिक ग्रुप में देखने को मिलता है, क्योंकि एक कारण ये भी है कि वहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो है बहुत देरी से पहुँचता है। अगर उस एरिया में किसी भी पर्सन को या किसी भी बच्चे को पर्ट्यूसिस हो जाता है तो उसका सही समय पे इम्यूनाइजेशन भी नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ क्राउडेड वाला एरिया में रखा जाता है, और पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण इन लोगों में, इकोनॉमिक ग्रुप के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 7 से 14 डेज के बीच में होता है। अगर किसी भी पर्सन को पर्ट्यूसिस हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम को अपीयर होने में कम से कम 7 से 14 दिन का टाइम लग जाता है। इसकी क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर हो सकते हैं पर्सन के अंदर? तो टोटल इसके 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है। फर्स्ट है कैटरल स्टेज। कैटरल स्टेज जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। अगर कोई भी पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके वजह से ये ट्रांसमिट होता है अदर पर्सन में। इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 से 2 वीक के बीच में होता है। इसके अंदर नाक बहता है, सर्दी दिखने को मिलेगा और लो ग्रेड फीवर रहेगा। साथ ही साथ लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा, और नॉक्चुरल कफ दिखने को मिलता है। मीन्स रात के समय कफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड स्टेज जो होता है पैरोक्सिमल स्टेज कहा जाता है, ये जो सीवियर स्टेज होता है, इसका ड्यूरेशन जो होता है 2 से 6 वीक तक रहता है। इसके अंदर पर्सन को काफी बहुत ज्यादा कफ आता है, कफ के साथ कफ की उल्टियां भी दिखने को मिलती हैं। फ्रीक्वेंट कफ फिट दैट हैपन विदाउट स्टॉपिंग, और यहाँ पे फिट भी आता है, कफ की उल्टियां आती हैं। उफ साउंड और हुप साउंड आफ्टर कफिंग व्हेन टेकिंग ए डीप ब्रीथ। यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन डीप ब्रीथ लेता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हुप। हुप एक साउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है हुपिंग कफ के अंदर, इसीलिए इसका नाम हुपिंग कफ भी रखा गया है। वोमिटिंग ड्यू टू कफ, पर्सन छींकते, अगर यहाँ पे पर्सन बहुत तेजी से खांसता है तो खांसने की वजह से वहाँ वॉमिटिंग भी हो जाता है। फटिक वीकनेस दिखने को मिलता है। साथ ही साथ इन दिस स्टेज कफ बिकम वेरी सीवियर, यहाँ पे कफ जो है बहुत सीवियर हो जाता है, खासकर ये नाइट में। थर्ड स्टेज जो है ये कन्वल्सेंट स्टेज है, इसको रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे पर्सन जो होता है वो धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगता है। इसका टोटल जो ड्यूरेशन होता है 2 से 3 वीक का होता है। कफ ग्रेजुअली सबसाइड, यहाँ पे कफ जो होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ ही साथ पर्सन को फटिग मीन्स थकावट और वीकनेस भी दिखने को मिलता है। यहाँ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे पर्सन कफ की उल्टियाँ कर रहा था सीवियर स्टेज में, सेकेंड स्टेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन जो होता है वो रिकवर होने लगता है, कफ की उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। साथ ही साथ कफ में लास्ट लॉन्गर, कफ जो खांसी है वो बना रहता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। नाउ है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अगर किसी भी पर्सन को हुपिंग कफ हो जाता है तो हम लोग क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे ये पता लगा जा सकता है कि पर्सन को हुपिंग कफ है या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई टिपिकल टाइप ऑफ कफ एंड एग्जामिनेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट स्वाब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई विद टिपिकल टाइप ऑफ कफ बाय एग्जामिनेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट। यहाँ पे पता करते हैं कि पर्सन को किस तरह का खांसी है, और इसमें हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं उसका नोज और थ्रोट से स्वाब लेकर। सेकेंड है स्पूटम कल्चर सो द ग्रोथ ऑफ बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। यहाँ पे हम लोग स्पूटम का कल्चर करते हैं जिससे ये पता चलता है कि बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ कहाँ तक हुआ है। साथ ही साथ इसमें हम लोग चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं। कफ की वजह से यहाँ पे पर्सन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है एपनिया, सांस लेने में रुकावट होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत कठिनाई होता है यहाँ पे सांस लेने में। देन होता है निमोनिया,
वेट का लॉस होता है क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है बहुत तेजी से कफ कर रहा है, साथ ही साथ उसको कफ की उल्टियाँ हो रही हैं, जिसके वजह से वेट लॉस दिखने को मिलेगा छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में सीजर भी देखने को मिलता है, लेकिन जो एडल्ट एज होते हैं उनमें ब्लीडिंग, आईज और नोज से ब्लीडिंग दिखने को मिलता है। यहाँ पे हर्निया दिखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है, पेशेंट बहुत इफोर्ट लगाता है, बहुत तेजी से वो खांसता है, जिसके कारण से पेट और कमर में हर्निया होने की चांसेस रहती हैं। रिब फ्रैक्चर, तेजी से कफ करने के कारण, तेजी से खांसने के वजह से यहाँ पे रिब जो होता है उसका फ्रैक्चर होने का चांसेस भी रहता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मेजर एंड मैनेजमेंट। अगर किसी भी पर्सन को हुपिंग कफ हुआ है तो हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे हुपिंग कफ का कुछ प्रिवेंशन है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से पर्सन को आराम मिल सकता है। फर्स्ट है एडमिट द पेशेंट इन हॉस्पिटल। उसको ऐसा हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करना है जहाँ पे उसको एडमिट द पेशेंट इन हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करना है ताकि आगे जो आने वाला सीवियर कंडीशन है उसको रोका जा सके। प्रोवाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन फॉर कफ। अगर यहाँ पे कफ हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करना है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड नरिशमेंट। यहाँ पे पर्सन जो है उसको बहुत तेजी से खांसी आ रहा था, साथ ही साथ वो उल्टी भी कर रहा था, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने की चांसेस रहती है। तो यहाँ पे हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है, साथ ही साथ उसको नरिशमेंट देना है। प्रोवाइड आइसोलेशन, यहाँ पे पेशेंट को आइसोलेशन प्रोवाइड करवाना है क्योंकि उसको स्नीजिंग कफ हो रहा है, जिसके वजह से अदर पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट दैट विल नॉट एसिलरेट कफ। ऐसे जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पे स्मोक हो या फिर डर्ट हो। एकदम उसको ऐसा एरिया में रखना है जहाँ पे माहौल शांत हो, साफ सुथरा हो। प्रोवाइड ए क्वाइट इन्वायरमेंट दैट विल नॉट एसिलरेट कफ। ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे स्मोकिंग ना हो, डस्ट ना हो। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देना है ताकि पर्सन जो है वो अच्छा फील करे। प्रोवाइड एक्टिव प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन। यहाँ पे वैक्सीनेशन लेने की सलाह देना है ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा आगे ना फैले। है डी टैप वैक्सीनेशन। डीटीपी वैक्सीनेशन यहाँ पे देते हैं हम लोग। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है। डी का मतलब हो गया डिप्थेरिया, टी टेटनस, पी पर्ट्यूसिस। तीनों वैक्सीनेशन एक ही साथ दिया जाता है हुपिंग कफ के अंदर। वैक्सीनेशन वन रिकमेंडेड चाइल्डहुड, प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट पर्ट्यूसिस इन्फेक्शन। अगर किसी भी बच्चे में डीटीपी का वैक्सीन लग जाता है तो उसको पर्ट्यूसिस से होने की चांसेस जो होती हैं इस इन्फेक्शन से बचाता है और चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। डीटीपी वैक्सीन कैन बी सेफली गिवन टू इन्फेंट। ये इन्फेंट के लिए सेफली वैक्सीन है। 5 डीटीपी वैक्सीन, इसका वैक्सीन जो है वो बच्चों में दिया जाता है। 2 मंथ पे देते हैं, 4, 6, 50 to 80 मंथ एंड 4 to 6 ईयर पे दिया जाता है। The Tdap vaccine should be given around age 11 to 12 year. During pertussis outbreak, unimmunized children under age 7 should be not attend a school, public gathering and should be isolated from anyone no suspected infected. वैसे पर्सन अगर किसी भी एरिया में हुपिंग कफ फैला हुआ है या फिर होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर किसी भी एरिया में हुपिंग कफ फैला हुआ है और ऐसे बच्चे जिनका एज 7 ईयर से कम है और उनका इम्यूनाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तो उनको ऐसे एरिया में नहीं जाने देना है जहाँ पे संक्रमण होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे स्कूल हो गया या कोई भी पार्टी फंक्शन हो गया। वैसे जगह पे जाने से अवॉइड करना है और वैसे लोगों से दूर रखना है जिनको ऑलरेडी संक्रमण हो चुका है या फिर किसी को होने के चांसेस है। ये था हमारा हुपिंग कफ जो कि आज खत्म हो जाए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
दैट्स ऑल, थैंक यू।